भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई मधुकेश्वर देसाई जी, हमारे मीडिया के प्रभारी भाई दिनेश सिंह जी, स्टडी सर्कल के इंचार्ज जयराम विप्लव जी, हमारे कार्यालय के प्रमुख सुदेश सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय युवा साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से एनसीआर के कोने कोने से आए अपने सभी युवा मित्रों का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, एक विश्वास के साथ हम सबके बीच में यहाँ आए हैं और आपके मन में जो एक उम्मीद जगी है, मुझे लगता है वो उम्मीद पूरे देश भर के करोड़ों नौजवानों के दिल में जगी है। हर कोई बदलाव चाहता है, हर कोई अपने देश को बचाना चाहता है, हर कोई इस उम्मीद के साथ इस देश के भविष्य के लिए काम करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम अपने सिर उठाकर अपनी बात कह सकें कि हमने भी कुछ योगदान दिया है। कुछ जानकारियां मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। आप में से कितने लोग हैं जिनका परिवार पहले भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा था, वो हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। आप में से कितने लोग ऑनलाइन हमारे मेंबर्स बने, वो भी हाथ खड़ा कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से या फिर मैक्सिमम लोग। आप में से कितनों को विश्वास है कि आपके योगदान से देश बदला जा सकता है? 100% को विश्वास है। ये होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, जिस पार्टी की विचारधारा के साथ हम जुड़ने वाले हैं, जिसके लिए हम दिन रात एक करके काम करने वाले हैं और जो नई सोच के साथ एक नई उम्मीद हम जगाने वाले हैं, एक नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास, अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास, अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास, ये बहुत आवश्यक है। आज आप जैसे युवा साथियों को देखकर इस बात का विश्वास मुझे ज़रूर होता है कि हम जो बदलाव देश चाहता है उसको लेकर आएंगे। एक छोटी सी शुरुआत आज हमने की है। मेरे घर के पास ही, चाहे कृषि भवन के पास हो या होटल ली मेरिडियन के आसपास हो या जो सड़क के किनारे चाय बेचते हैं, पान की दुकान है, कोई ऑटो वाला है, कोई बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा है, हमने बहुत सारे लोगों के साथ एक सैंपल के तौर पर आज ये सब करने का प्रयास किया जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। आखिर नई राजनीति है क्या? क्या हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे पूरा देश में कोई पहली बार हो रहा? बहुत सारी बातें ऐसी लगेंगी जो शायद पहले भी कोई करता हो, लेकिन एक बड़ी तादाद में जब देश भर के युवा अलग अलग स्थानों पर करेंगे और देश के लोगों में एक नई उम्मीद जगाएंगे, तो जिस बदलाव की हम बात करते हैं, समाज में लाने की, क्रांति लाने की, जब मैं अरब स्प्रिंग की यहाँ पर बात करूँ तो मुझे लगता है उन देशों में जहाँ पर तानाशाही हुकूमत थी, जहाँ कोई कल्पना भी नहीं करता था कि वहाँ पर कभी तख्तापलट हो सकता है, वहाँ के नौजवानों ने वहाँ पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करके या सड़कों पर उतरकर चौक पर इकट्ठे होकर एक आंदोलन इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि पूरे देश में तब्दीली आ गई। तानाशाही का तख्ता पलट करके वहां पर लोकतंत्र लेकर आए। लेकिन हमें तो लोकतंत्र के बीच में रहकर ही लड़ाई लड़नी होगी। हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो हमारे पास हमारी युवा ताकत है और दूसरा उनका वोट का अधिकार है। मुझे लगता है इन दो ताकतों को हमें समझना बहुत आवश्यक है। युवाओं की राजनीति में भागीदारी और सही पार्टी को वोट और ज़्यादा से ज़्यादा वोट,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। लगभग 75 से 80 करोड़ लोग यहाँ पर युवा हैं। आने वाला चुनाव युवा एक बहुत अहम भूमिका इसमें निभाने वाले हैं। इसलिए मेरी और आपकी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो आने वाले चुनाव में बढ़ने वाली है। लेकिन समय केवल 4 महीने है। क्या हम 4 महीनों में 120 करोड़ की आबादी वाले देश में घर घर पहुंच सकते हैं? पॉसिबल है। क्या हमारा संगठन इतना बड़ा है कि हम वहां पर पहुंच पाए? किस तरह से पहुंचा जाए, कुछ विचार मैं आपसे साझा करूंगा। उसके बाद आपके भी जो उस पर सुझाव होंगे हम उसके थ्रू जाएंगे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। आखिर नई राजनीति है क्या मित्रों? एक ऐसी राजनीति जहाँ पर इस देश में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात तो की जाती है, लेकिन अधिकतर देश में आज तक यही बात नहीं समझी गई इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या। हर कोई अपने अपने मापदंड इस पर देता है। क्या आपको लगता है समाज में एक समान विकास ऊपर से नीचे तक हो पा रहा है? क्या जो भारत का विकास दर है, जिस तरह से भारत की विकास हो रही है, क्या उस तरह से नीचे गरीब से गरीब तबके तक हम क्या उस विकास के फायदे को पहुंचा पा रहे हैं? क्या अमीर और गरीब में अंतर बढ़ रहा है? क्या ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? आखिर ये सब विषय हम सबके सामने दिन प्रतिदिन आते हैं। चाहे हम बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, सिनेमा हॉल के पास जाएं, कॉलेज में जाएं, या किसी बड़े व्यापारी के घर में जाएं, दुकान पर जाएं, ये सब बातें हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखने को मिलती है। एक बहुत बड़ा गैप समाज में आ रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इसीलिए हमने अधिकारों की बात भी कही है। हमने एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की बात भी कही है। मेरे जैसे लोग जो राजनीति में हैं, या आप में से बहुत सारे जो विशुद्ध तौर पर राजनीति करते होंगे, जिनको 24 घंटे राजनीति करनी है, कोई धरने प्रदर्शन में लगा है, कोई डोर टू डोर कैंपेन में लगा है, कोई पार्टी के लिए विचार इकट्ठे करने में लगा है। लेकिन जो लोग काम करते हैं, जिनके लिए प्राथमिकता है अपना भविष्य देखना, अपने परिवार का पेट भरना, अपना जो भविष्य उसको और अच्छा करना, एक और अच्छी कंपनी में काम करना, व्यवसाय करना, आखिर वो किस तरह से योगदान आने वाले समय में समाज में दे पाएंगे, देश की राजनीति में दे पाएंगे? मुझे पहले लगता था कि पता नहीं ये लोग इतना समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरा पिछला 3 वर्षों का अनुभव जो पूरे देश में घूमकर हुआ है, मेरा अपना मानना है कि देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो देश के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, समाज के लिए योगदान देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं। आज हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्लेटफॉर्म उनके लिए तैयार किया है, और आप उन लाखों लोगों में से पहले कुछ नौजवान हैं जो इस कार्यालय में आकर इस नए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, क्योंकि आज जब एक पान की दुकान पर हम खड़े थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि कोई भी आए करेगा तो वही काम जो उसके दिल की बात होगी। ये जो विश्वास खो गया है राजनीतिज्ञों पर से, या कोई भी पार्टी जो सत्ता में आती है, लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता कि लोग आकर हमारे मतलब का काम करेंगे, विकास करेंगे। आखिर उस उम्मीद को वापस कैसे जगाना है? हम बाकियों से अलग कैसे हैं? ये आगे चलकर जब आंकड़े आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा भारतीय जनता पार्टी कैसे यूपीए से अच्छी है, हम बाकी राजनीतिक दलों से कैसे अच्छे हैं। लेकिन हमारे लक्ष्य क्या है? 100% लिटरेसी रेट की हम बात करते हैं, 100% साक्षरता की बात करते हैं। शिक्षित समाज होगा तो निश्चित तौर पर बहुत फर्क पड़ता है। आज 2 दुकानों पर जहाँ पर हम थे तो एक महिला थी जिसकी बच्ची शायद 5-6 साल की होगी। उससे भी हमने पूछा कि क्या स्कूल जाती है? उसने कहा स्कूल जाती है। 4-5 बच्चे और छोटे छोटे जा रहे थे, उनसे पूछा स्कूल जाते हो? उनमें से 3 स्कूल जाते थे, 2 स्कूल नहीं जाते थे। आज भी भारत में, ये मैं दिल्ली की हालत बता रहा हूँ, आप गांव में जाएंगे तो बहुत बड़ी तादाद ऐसी नज़र आएगी जहाँ पर बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं।
90% ड्रॉप आउट रेट है। हायर एजुकेशन में आप पर जाकर देखेंगे तो पूरे देश भर में आज से लगभग 4 साल पहले 12.3% हायर एजुकेशन में हमारे लोग जो बच्चे थे, 1000 में से समझ लीजिए 12 बच्चे पढ़ने जाते थे हायर एजुकेशन में। लेकिन आज कितने जाते हैं? आज भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 तक पहुंच पाए हम। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें लगभग 50% के लगभग ये तादाद है उसकी एवरेज। हमारी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं, हम चाहते क्या हैं? 100% साक्षरता चाहते हैं और 10% ग्रोथ रेट चाहते हैं। क्या 10% ग्रोथ रेट हो सकता है? चाइना करता है, कई वर्षों तक किया। हमारी सरकार आई थी तो वाजपेयी जी ने 3.5% से ग्रोथ रेट बढ़ाकर 5 वर्षों में उसको 8.5% पर ले गए थे। वो एक अर्थशास्त्री भी नहीं थे, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, लेकिन आम आदमी की नब्ज को जानते थे, देश को क्या चाहिए वो जानते थे और उन्होंने 8.5% तक विकास दर को लेकर गए। लेकिन एक अर्थशास्त्री देश का प्रधानमंत्री बना और बनते ही 8.5% से कम करके 4.5% पर ले आए। यूपीए के समय ग्राफ लगातार गिरता चला गया। आम आदमी को आप किस तरह से बता सकते हो कि कैसे इस देश का बेड़ा गर्क कांग्रेस ने किया है? अर्थव्यवस्था कैसे चरमरानी शुरू हुई है? यही नहीं मित्रों, जब नई राजनीति की बात करते हैं तो अधिकतर सवाल यह आता है कि नई राजनीति में आप करने क्या वाले हो। इट इज़ अबाउट 3 E's एंड 3 P's: पावर, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, सत्ता, संपत्ति और सम्मान में एक समान अधिकार, इक्वल राइट्स इन ऑल दीज। आज भी अगर हम देखें हमारे देश में एक समान अधिकार हम सबको नहीं मिलते हैं। और 3 E's क्या है? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्पावरमेंट। आज भी सड़क पर उसी बस स्टॉप पर खड़े हम 5 युवतियों से बात कर रहे थे। क्या आपको अच्छी शिक्षा मिलती है? क्या आपको रोजगार मिलता है? शिक्षा मिलती है लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा। क्या आप अपने आप को एम्पावर्ड फील करती हैं? कहती नहीं, हमारी सुनी नहीं जाती, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम अपनी बात कहना चाहते, हमारी बात सुनी नहीं जाती। आखिर ये कहाँ से होगा? ये नई राजनीति में नौजवानों को साथ में जोड़कर उनको एक शक्ति प्रदान की जाएगी कि आप आइए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। हम सब इकट्ठे होकर युवाओं की आवाज़ को और मजबूत करेंगे और बड़ी ताकत देंगे। और हम चाहेंगे कि इस देश में अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई बात हो और युवाओं की भागीदारी की सत्ता में बात हो, तो जो बात इस देश का युवा कहना चाहता हो, ज़मीनी स्तर से हम लाखों लोग जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़े हैं, उन करोड़ों नौजवानों की बात को देश की सरकार तक पहुंचाएं। उनकी आवाज़ को एक ताकत दें कि उनकी आवाज़ को सुना जाता है। केवल इतना ही नहीं मित्रों, जब शिक्षित समाज होगा तो छोटे छोटे देश भी अगर हम देखें, दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्व इनटू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। जब समाज शिक्षित होता है और आप उसको एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करते हो, तो उसमें जो आपके यहाँ पर पढ़ा लिखा नौजवान है उसके पास कई और अवसर होते हैं। अगर हम पहले की तरह मजदूरी करते रहते, हमारे आईटी के जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उन्होंने पूरी दुनिया भर में हमारा नाम रोशन किया है। आज दुनिया भर के किसी कोने में चले जाओ, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो। इंग्लैंड में कहते हैं 50% लोग जो हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो भारत की ओरिजिन से हैं। अमेरिका में चले जाइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तादाद, हार्डवेयर इंजीनियर्स की तादाद देखेंगे भारत के बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से भारत के अंदर भी देखा जाए, चाहे नासा में देखा जाए, साइंटिस्ट की तादाद देखी जाए, भारत के लोगों ने अपनी एक छवि बनाई है। ये कब हुआ? जब आपको अच्छी शिक्षा मिली और यहाँ के नौजवान ने मेहनत की है। लेकिन क्या भारत के अंदर उनको वो मौका मिल पाता है? अगर वो इंजीनियर बाहर जाकर अरबों रुपए की कंपनी बना सकता है, दूसरी कंपनी के लिए प्रॉफिट कमा कर दे सकता है, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सकता है, तो अपने देश के अंदर ऐसे अवसर क्यों नहीं दिए जाते? आखिर ये ब्रेन ड्रेन जो होता है ये क्यों हो रहा है? क्या हम इनके लिए आने वाली सरकार में अवसर पैदा कर सकते हैं? और हमें करने चाहिए।
केवल यही नहीं मित्रों, जब एजुकेशन, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, हमारा यहाँ का शिक्षा का स्तर क्या है? क्या दुनिया भर की पहली 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की किसी यूनिवर्सिटी का नाम आता है? नहीं आता। एक समय ऐसा था कि दुनिया भर के जो लोग थे वो भारत में पढ़ने आया करते थे। आज भारत में 27,000 स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं और भारत के 1.5 लाख लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, केवल ऑस्ट्रेलिया में। आखिर इसको बदला कैसे जा सकता है? अगर भारत में केवल 9500 ITIs हैं और 6500 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, और हमारे देश की सरकार कहती है, मनमोहन सिंह जी ने बड़े बड़े शब्दों में कहा कि हम लोग यहाँ पर लाखों स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने वाले हैं। लाखों तो दूर छोड़िए, केवल 6500 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इस देश में खुले। देश की सरकार का बजट मात्र 1000 करोड़ रुपया है और गुजरात का नरेंद्र भाई की सरकार का 800 करोड़ रुपया केवल एक सरकार का है। इसीलिए गुजरात में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज आती है, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, लोग वहाँ के काम करने के इच्छुक हैं, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, बजट ज़्यादा दिया जाता है। अगर एक प्रदेश बदल सकता है मित्रों, तो पूरा देश भी बदल सकता है। ज़रूरत है एक अच्छे नेतृत्व की, और मुझे पूर्ण विश्वास है जब देश बदलेगा, अच्छा नेतृत्व आएगा, तो वो बदलाव भी आएंगे। इसके आगे हम 1 लाख स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। इसी से पहले से जुड़ा हुआ है कि देश में जितना बड़ा हमारा देश, अगर चाइना में 5 लाख स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो सकते हैं, तो अपने देश में 1 लाख तो कम से कम होने चाहिए, और उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़कर देखना चाहिए। आज होता क्या है कि 3 महीने की आप ट्रेनिंग देकर भेज देते हैं, आधे से ज़्यादा लोग आते नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर 10वीं पास भी आप हो और आप किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर जाते हो और आपको किसी का रिश्ता आना है, तो सबसे पहले लड़की वाले पूछते हैं कि लड़का ग्रेजुएट भी है कि नहीं है, क्या उसने डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखी है, क्या डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा होल्डर है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। हमारे समाज में जब तक ये बात रहेगी, तब तक आपको 3 महीने के कोर्स का कोई ना कोई अच्छा नाम देना होगा, और उसको किसी जॉब के साथ लिंक करके देना होगा कि इतने % लोगों को वापस अच्छी जॉब मिलेगी। आप केवल बजट रखकर सो नहीं सकते। इस देश की सरकार को इसको इंडस्ट्री के साथ जोड़कर देखना होगा। वुमेन सिक्योरिटी की बात आती है, डॉक्टर उदिता जी हमारे बीच में बैठी हैं, बहुत सारी NGOs के साथ जुड़ी भी हैं। एक महिला होने के नाते जान सकती हैं कि अगर यहाँ से वापस इनको गाज़ियाबाद जाना होगा, तो 1 घंटे के रास्ते में क्या वो सफ़र वहाँ तक करना ठीक है? क्या NCR का रीजन सेफ़ है? क्या दिल्ली में महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं पिछले 1 वर्ष में हुई है, 16 दिसंबर की घटना को हम भूले नहीं है मित्रों। आज भी जितनी चर्चा पनवाड़ी की दुकान पे या बाकी जगह पर हुई है, या युवतियों ने कहा है, तो जिस तरह की बातें सामने आई है, हमें सबको एक बार वापस जगाने पर मजबूर करता है। स्कूलों के सामने शराब की दुकान है, सुबह पुलिस नहीं होती जब स्कूल को बच्चियां जा रही होती हैं, शाम के समय पुलिस कहीं पर नज़र नहीं आती, कंप्लेंट करो तो कोई कार्रवाई नहीं करता है, एक बार वार्निंग देकर उनको छोड़ दिया जाता है। आखिर युवतियां करें क्या? ये बहुत सारे गंभीर विषय हैं। मुझे लगता है एक सख्त कानून बनाने से भी हम समाज को नहीं बदल पाए। 16 दिसंबर की घटना के बाद 15 दिनों तक आप सड़कों पर घूमते रहे, लगातार दिन रात प्रदर्शन चलता रहा, पार्लियामेंट में आकर कानून बनाने की भी बात हुई, यहाँ तक कहा गया कि आप इसको फांसी दे दीजिए। आज एक ऐसी अखबार और एक ऐसा समाचार पत्र, मैगजीन, जो अपने आप में बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशंस में विश्वास करती थी, आज उसी के एडिटर के ऊपर एक अपनी संस्था के कर्मी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, शोषण किया गया, उसके गंभीर आरोप लगे। क्या ये केवल गांव में हो रहा है? क्या ये केवल गरीब के साथ हो रहा है?
या पढ़े लिखे समाज में भी महिलाएं, चाहे किसी कॉरपोरेट हाउस में हो या किसी परिवार में हो, किसी के घर में काम कर रही हो, क्या आज भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही? हमारे अगर कठोर कानून भी नहीं समाज को बदल पा रहे तो क्या बदल पाएगा? क्या सोच बदलनी होगी? क्या अंतरात्मा को जगाना होगा? क्या मॉरल वैल्यूज़ में जो कमी आई है उनको वापस एक बार लाना होगा, उसको वापस लोगों के अंदर जगाना होगा? ये कई विषय हमारे सामने बार बार आएंगे मित्रों। इन सब का उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन आपके पास हो सकता है, समाज के पास हो सकता है। इसीलिए हमने बार बार कहा है कि सोच बदलो, देश बदलेगा। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो बहुत सारे जवाब आगे से मिलते हैं। एक दिन में ही आज इतने जवाब मिले हैं कि शायद उसका हमें अंदाज़ा नहीं था। कई तरह के पक्ष सुनने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि फलाना व्यक्ति आएगा तो दिल्ली में बदलाव हो जाएगा, दिल्ली में बदल जाएगा, लेकिन देश में हम आपको वोट देंगे। मैं किसी पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा, लेकिन आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रास रूट पर जाकर उन्होंने पिछले 6-8 महीने काम किया है। हम में वो कमी रही है। अभी भी चुनाव का समय दिल्ली से पूरे देश भर में संकेत जाता है मित्रों। दिल्ली जीतना जरूरी है, और दिल्ली जीता केवल ऊपर ऊपर से हवा बनाकर नहीं जा सकता, नीचे जाकर काम करके दिल्ली जीतना होगा। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। हमारे सैनिकों के सिर कट रहे हैं। 5 सैनिकों की हत्या 5 अगस्त को फिर 4 कर दी गई। 4 21वीं बिहार रेजिमेंट के थे, एक मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का था। क्या हमारे देश की सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाई? उसी पाकिस्तान को जिसको 65 में, 71 में, कारगिल की लड़ाई में हमने हराया था। एक समय तो ऐसा था कि हम पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर लेते, पाकिस्तान हमारा हिस्सा होता। लेकिन आज एक कमज़ोर हुकूमत ने हमारे देश की सेना का मनोबल गिराया है। नक्सलवादी देश के अंदर हमारे सैनिकों को मारते हैं और देश की सीमा पर पाकिस्तान के लोग हमारे सैनिकों को मारते हैं। चाइना हमारी भूमि पर कब्जा कर रहा है, लेकिन हम मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और उसका एक बहुत बड़ा असर जो है हमारे व्यापार पर, हमारे रोजगार पर पड़ रहा है। विदेशों से आने वाले जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं, उसमें बहुत बड़ी कमी आई है। हिंदुस्तान में मात्र 60 लाख टूरिस्ट आते हैं, लेकिन चाइना में 9 करोड़ टूरिस्ट आते हैं। अब वो भी ग्राफ कम होकर 60 लाख से कम हो गया है। क्यों? महिलाएं यहाँ पर आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। जो फॉरेन टूरिस्ट है वो गाड़ी में बैठते सबसे पहले पूछता है कि कितने बजे के बाद दिल्ली होटल से बाहर निकला जाए या ना निकला जाए। क्या ये छवि हमारे देश की बन गई? हमारे देश का जो आईटी सेक्टर ने या बीपीओ ने, कॉल सेंटर्स ने जो लाखों जॉब्स क्रिएट की थी, वो आज एक छोटे से देश फिलीपाइंस ने 3 लाख जॉब्स तो वो लेके आपका पिछले 1 साल में। एक जॉब के साथ कम से कम 5 जॉब्स जो बीपीओ कॉल सेंटर्स की, उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है। लाने वाला टैक्सी वाला, कैंटीन वाला हो या बाहर चाय वाला हो, या जिसके भी आप रेस्टोरेंट बार में जाते हो, उसकी भी कमाई की बात हो, तो सीधे तौर पर कम से कम 5 से 10 लोगों के कमाई पर 1 सीट बीपीओ की कम होने से अंतर पड़ता है। लेकिन देश में इसकी चर्चा नहीं हो पा रही। लोगों के पास चर्चा करने के लिए समय नहीं। क्या आप चर्चा करने के लिए समय निकाल पाएंगे? क्या संभव है हमारे लिए? इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन 10 मिनट में उस पर अलग से लूँगा कि कैसे कैसे इसको हमने नीचे तक लेकर जाना है। स्पोर्ट्स स्टेडियम से तालुका लेवल और तहसील लेवल। मुझे कई बार तो ये लगता है कि इस देश में जो कॉमनवेल्थ खेलों पर खर्च हुआ, क्या वो करना चाहिए था? 2000 करोड़ में पूरी खेलें होनी थी, 76,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। मैं कहता हूं 16,000 करोड़ भी आप खर्च कर देते। 60,000 करोड़ कहाँ गया? 60,000 करोड़ का मतलब समझते हैं? 600 जिला देश में है, एक एक जिला में 100-100 करोड़ रुपया मिलता है। एक जिला में अगर 100 करोड़ रुपया मिलता तो आप हर पंचायत में करोड़ करोड़ रुपए का स्टेडियम बना देते।
आपका निचले स्तर पर तक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता, आप हज़ारों फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स को हम खड़ा कर पाते। पीयूष जैन जी हैं यहाँ पर बैठे मैंने इनके प्रोग्राम में जाकर भी कहा था, फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के, कि नीचे तक जाकर अगर खेलों को खड़ा करना होगा तो हमारे पास हज़ारों तो वो लोग हैं जिन्होंने कोई NIS की ट्रेनिंग की है, किसी ने फिजिकल एजुकेशन की उनके पास रोज़गार नहीं है। और दूसरी ओर हमारे पास ऐसी युवतियां हैं जो रोज़ कोई अत्याचार का, कोई बलात्कार का, कोई दुष्कर्म का शिकार हो रही है। कैन वी हैव सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड फॉर ऑल द गर्ल चाइल्ड? 8वीं कक्षा के बाद हम उनके लिए वो करें। फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी कर दें स्कूलों में। देश के लिए गोल्ड 2020 मेडल जीतने के लिए हम लेकर आए। हम कुछ खेलें चिन्हित कर लें जिनके ऊपर हमें बजट ज़्यादा करना है, हमारी स्किल्स के साथ मेल खाता है। आखिर ये सब बातें लेकर आम जनता के बीच में जाएगा कौन? जब हम जाते हैं तो राजनीतिक भाषण ज़्यादा होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव बात वहाँ पर ज़्यादा नहीं होती। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी बात है, 10 लोगों के साथ संपर्क करके हम ये सब कर सकते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हमारा देश कैसा होगा 2022 में, इसकी कल्पना मुझे और आपको करनी है। लाखों नौजवान जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, हम एक कार्यक्रम उनके माध्यम से नई राजनीति के अंतर्गत लेकर जाने वाले हैं, जिसका नाम सोच बदलो देश बदलेगा है। इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले हैं? नए लोगों के माध्यम से नए तरीके के साथ प्रचार प्रसार करेंगे और नए कार्यक्रम करेंगे और एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। हर व्यक्ति को रोज़ 10 लोगों के संपर्क में 10 लोगों को अपने संपर्क में लाना है या उनसे संपर्क साधना है। क्या ये संभव है? हम रोज़ 10 लोगों से बात कर सकते हैं? कितने लोग रोज़ 10 लोगों से बात कर सकते हैं? लगभग 80% लोग बात कर सकते हैं। चाहे बस स्टॉप पे करनी है, बस में करनी है, ट्रेन में करनी है, मेट्रो में करनी है, ऑफिस में करनी है। अगर हम एक दिन में 10 से बात करते हैं तो एक महीने में हम 300 लोगों से बात कर पाएंगे। हमारे साथ फेसबुक पर 5 लाख लोग जुड़े हैं। हम आशा करते हैं कि अगर 10% लोग भी इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेंगे कि रोज़ 10 लोगों से उन्होंने जाकर बात करनी, चाहे बस में बैठे बैठे 2 लोगों से, उतर कर 2 लोगों से, बस स्टॉप पर 2 लोगों से, शाम को भी। ये आपको तय करना है कहाँ जाना है। मंदिर गए तो माथा टेकते समय पुजारी से बात करनी है, किसी और से बात करनी है। किसी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर जाकर 10 लोगों से बात करनी है, या 3 लोगों ने ग्रुप बनाकर 30 लोगों से बात करनी है, या अपने घर के आसपास वाले 10 लोगों को शाम को चाय पर बुलाना है, अगले दिन किसी और के घर पर चाय पीने जाना है। यह तय आपको करना है कौन 10 लोग आपके संपर्क में आएंगे। लेकिन विषय आपको लेकर जाना है कि देश की सीमा पर भारत माता का बेटा और सड़क पर भारत माता की बेटी सुरक्षित नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार और हताश घूम रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, दुनिया भर के लोग भारत आने से डर रहे हैं, हमारी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान कब्जा कर रहा है, हमारा देश टूटने की कगार पर खड़ा है। क्या आप इसको बचाना चाहेंगे या टूटते देखना चाहेंगे? ये प्रश्न जाकर आपको वापस लोगों से पूछना है, हर व्यक्ति से पूछना है, उससे सवाल भी करना है, जवाब भी मांगना है। एक महीने में अगर आप 300 लोगों को संपर्क में लाते हो तो 50,000 नौजवान कितने लोगों को संपर्क में लाएंगे? 1.5 करोड़ लोग। एक महीने में जो ऑनलाइन हमारे युवा मित्र बने वो 1.5 करोड़ लोगों को संपर्क में ला सकते हैं। क्या ये टारगेट हम अचीव करेंगे पहले एक महीने में? कौन कौन कर सकता है 10-10 लोगों से बात? एक बार फिर हाथ खड़ा करना पड़ेगा। और आप में से कौन कौन रोज इसको अपनी फेसबुक के माध्यम से हमें जानकारी दे सकता है किन 10 लोगों से जुड़े? सभी दे देंगे। क्या हम इसके बाद एक महीने के बाद अपने जैसे 5 और युवा मित्र खड़ा कर सकते हैं 300 लोगों में से? जो 300 लोग आपके संपर्क में आए उनमें से 5 लोग आपको अपने जैसे और खड़े करने हैं। कौन कौन खड़ा कर सकता है वैसे 5 लोग?
सभी कर सकते हैं। देख लो, 1 महीने बाद फिर मिलेंगे। अगर हम इसको पिरामिड पर देखें, इस स्लाइड को आगे ले जाओ, पिरामिड है इस पे, एनडीए वर्सेस यूपीए पे बाद में आते हैं। इस पे नहीं है स्लाइड, पिरामिड वाली होगी, देखो आप। आगे चलो चलो, और आगे। तक पहुंच रहे हैं। आप सोचेंगे कि 1 महीने के बाद हम फिर 300 लोग नए कहाँ से जोड़ें। मुश्किल होगी कि नहीं होगी नए लोग ढूंढना? नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर तो रोज़ नए लोग आएंगे, मेट्रो में भी नए लोग आएंगे, बस स्टॉप पर भी नए लोग आएंगे, पान की दुकान पर भी नए लोग आएंगे। आपके इलाके में, आपकी सोसाइटी में 100 लोग किसको जानते हैं आपकी सोसाइटी में, वो हाथ खड़ा करें। नहीं जानते पहचानते हैं, ऐसे ना कि शक्ल से जानते पहचानते आप कौन हो। 500 लोग किसको जानते हैं? फिर तो काफ़ी नेता, जिनको 500 जानते हैं वो नेता पहले ही है। उससे ज़्यादा वाले बड़े नेता हैं। मित्रों, अगर हम 1 महीने में 1.5 करोड़ लोग करते हैं और 1 महीने के बाद हम 5 नए लोगों को जोड़ते हैं, तो हम अगले महीने से सीधा कितने लोगों को जोड़ना शुरू कर देंगे? 7.5 करोड़ लोग। मान लिया वो 5 लोग भी 300 लोग नहीं कर पाएंगे, 100 ही करेंगे महीने में, फिर भी हमारी तादाद कहीं ना कहीं 1 महीने में 3 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। ये 50,000 लोग जो सबसे पहले चरण में शुरू करेंगे, ये पूरे देश में एक नया बदलाव ला सकते हैं, मानसिकता बदलने का। लोग दिल से सोच रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए जाकर एक चाय की दुकान पर बैठा, व्यक्ति ने मुझे पहले आकर पूछा आप किस पार्टी से आए? कहते केजरीवाल की पार्टी से आए। मैं कहा नहीं, मैं नहीं आया केजरीवाल की पार्टी से। तो उसने जिस तरह की बातें करनी शुरू की, मुझे नहीं पता इसमें कितना कुछ उसमें दिखाया गया है। आप अपना 1 महीने का एक्सपीरियंस करके देखिए, आपको बहुत सारे तथ्य ऐसे पता चलेंगे कि लोग इस देश में सोच क्या रहे हैं। लोग एक तरफा सोच रहे हैं कि हमने देश की आने वाली सरकार किसी और की नहीं, केवल नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की बनाई। लेकिन प्रदेश के चुनावों में अभी उसमें अंतर नज़र आ रहा है। उस सोच को बदलना होगा मित्रों। इस सोच को मजबूत आने वाले समय में और करना होगा। अगले 4 महीने तक लगातार भाजपा का प्रचार प्रसार करना होगा। एनडीए वर्सेस यूपीए, कुछ प्रश्न आपको आ सकते हैं। मैंने वैसे तो निवेदन किया था कि 50 क्वेश्चंस ऐसे बनाएं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। कि महंगाई बढ़ी, सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी तक हमारे सामने आया वो महंगाई आया है। दूसरा रोजगार आया है। महंगाई हर परिवार को काट रही है और लोग खुद उत्तर देते हैं। बढ़िया बात यह है कि अभी तक जो आया है, 10 में से 7 लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समय, अटल जी के समय महंगाई नहीं थी। कभी ये विषय आया नहीं महंगाई का। और रोजगार के बारे में वो इतना कहते हैं कि हाँ अभी रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी आई, लेकिन वो ये सच्चाई नहीं जानते कि हमारे समय कितना रोजगार मिला था। इसलिए वो तथ्य लेकर आपको जनता के बीच में जाना होगा। हमारे समय जब हम सत्ता से गए तब 12 किलोमीटर प्रतिदिन के हम नेशनल हाईवे बनाते थे। आज मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन बनता है। वाजपेयी जी के समय 6.25 करोड़ लोगों को रोजगार हमने मात्र 5 वर्षों में दिया था। यूपीए 1 में मात्र 27,90,000 लोगों को वो रोजगार मिला है। करप्शन की बात करें, हमारे समय एक भी घोटाले की बात नहीं आई जिसके ऊपर वाजपेयी जी के ऊपर कोई आरोप लगा हो। और आज अगर देखें,
तो लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा के घोटाले जो हैं पिछले 5 वर्षों में हम सबके सामने आए। हमारे समय जब हम सत्ता छोड़कर गए तो 8.5% ग्रोथ रेट था। आज कांग्रेस ने उसको 4.5% पे या 4.8% पर लाकर छोड़ दिया है। मित्रों, ये बातें जनता के बीच में ले जानी होगी, ये तथ्य रखने होंगे, और जब आप सच्चाई और आंकड़े रखेंगे तो निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ जुड़ेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आज चाहे हम 150-200 लोग यहाँ पर हों, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे होंगे जब आप रोज़ अपनी वीडियोस, स्टिल फोटोग्राफ्स, डाटा हमारे साथ शेयर करोगे। 5 लाख लोगों तक सीधा हम पहुंचाएंगे, बीजेपी की वेबसाइट से पहुंचाएंगे तो कई लाख लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग भी रोज़ ट्रेंडिंग करोगे तो एक नई राजनीति की शुरुआत हम इसको ट्रेंड अच्छी तरह करके कर सकते हैं। तो बड़ी तादाद में ये लोग जुड़ना शुरू होंगे। मैं चाहता हूँ ये कार्यक्रम जो है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हैं, उससे ज़्यादा बड़े तौर पर हमारे युवा मित्र जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, वो एक नई ताकत देश में बनकर खड़े हों। जब आपकी कॉपी पर लिखा होगा 300 लोग एक महीने में कौन मिले, उनमें से एक कैटेगरी के कौन थे जो आपको लगता है 100% भाजपा को वोट देंगे, कौन से ऐसे थे जिनके पास हमें वापस जाना चाहिए, क्या उनके पास हमें 1 महीने के बाद वापस फ़ोन पर बात करनी चाहिए या चुनाव के समय उनसे बात करनी चाहिए, ये तैयारी आपको करनी है मित्रों। अगले 4 महीनों में आपकी खाते में कम से कम 1200 लोगों की सूची होनी चाहिए, और 5 महीने गिनूं तो 1500 लोग। ये 1500 लोग इस देश का भविष्य बदल सकते हैं। आप मात्र 1500 लोगों से बात नहीं कर रहे, आप कम से कम 6000 डायरेक्ट वोट्स पर अंतर डाल रहे हो, और एक एक वोट राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान के सांसद थे सीपी जोशी हैं, वो अपना जो विधानसभा का चुनाव है मात्र 1 वोट से हारे। उनके बेटे, बहू और पत्नी वोट डालने नहीं आए थे। वाजपेयी जी की सरकार एक सांसद की सीट से चले गई। इसलिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है। अपनी बात रखने के बाद आग्रह जरूर करें कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल के फूल को वोट दें, नरेंद्र मोदी को वोट दें। नहीं तो यहाँ तक हो जाएगा मोदी जी को वोट दें, लेकिन भाजपा और कमल का फूल साथ में आना चाहिए, पहले दिन से आना चाहिए। आज भी लोग जिस तरह से वाजपेयी जी की बात करते हैं, वाजपेयी जी की उपलब्धियां बार बार बतानी चाहिए। हमारे राज्यों में क्या है मित्रों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ माइनस ग्रोथ रेट वाले राज्य थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में लगातार 10% से ज़्यादा एवरेज ग्रोथ रेट किसी का है तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भाजपा शासित राज्यों का है। गुजरात ने लगातार 10 वर्षों तक 10% से ज़्यादा ग्रोथ रेट दिया है, कृषि के क्षेत्र में 10% से ज़्यादा दिया है। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी सरकारों ने कितना अच्छा काम किया है और भविष्य में भी हम किस तरह से काम कर सकते हैं। ज़रूरत है हमें काम कंधे के साथ कंधा मिलाकर, कदम के साथ कदम मिलाकर काम करने की। और जो आपने समय निकाल कर, एक वर्किंग डे होने के बावजूद इतनी दूर दूर से आप आए हैं और इतना ज़्यादा समय निकाल कर आए हैं, मुझे लगता है 1 महीने के बाद जब हम बैठेंगे तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बैठे होंगे। मैं आपसे कुछ सुझाव चाहूँगा, इस प्रोग्राम को और अट्रैक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव बोल लीजिए, या और फूल प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है, ये आप बता सकते हैं। मैं आपके जितने भी सुझाव हैं, जितनी देर आप बोलेंगे मैं यहाँ पर उतनी देर बैठूंगा, लेकिन आपके सुझाव लेकर जाऊंगा। मेरा भी ज़रा गला भी ख़राब है, तबीयत भी ख़राब है, इसलिए आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन आपके सुझाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे जितनी बातें कहनी थी मैंने कह दी है। हम इकट्ठे मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नई सोच, नई उम्मीद इस देश में जगाने जा रहे हैं, और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आज देश के करोड़ों लोगों की जुबान पर है, उसको अगली 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते भी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी को देखेंगे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भारत, जय भाजपा।